नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पीवाईक्यू सीरीज का हम जो है 12वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने हैं। 12th पार्ट आज आने वाला है। इससे पहले जो है 11th पार्ट हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आपको वो पार्ट पहले देखने चाहिए। बहुत सारा स्टैटिक्स और करंट से रिलेटेड जो है डाटा उसके अंदर बताया गया है। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में 125 शिफ्ट की जो बिल्कुल फ्री पीडीएफ है वो आपको मिलने वाली है। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का ये आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो है 8 से 12 क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीसीबी में। तो ठीक है, करंट से रिलेटेड जो डाटा होगा अभी वर्तमान में मैं काफ़ी सारी जो पिक्स हैं वो अपलोड करता रहता हूं टेलीग्राम के ऊपर, तो करंट से रिलेटेड भी जो है आपको डाटा मिलता रहेगा। इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना जो है बेहद ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो है जो 40 क्वेश्चन है वो जीके जीएस के पूछे जाते हैं। इसी हिसाब से जो है ये जो सब्जेक्ट है जीके जीएस का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेज 1 के अंदर। तो इसी के लिए हमने जो है 125 टोटल शिफ्ट जितनी थी उनके पीवाईक्यू सीरीज की जो है पीडीएफ रेडी की है। इसी को हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो सेशन की जो है हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, देशों के इनमें से किस युग्म में दो पक्षीय प्रणाली लागू है? तो ये जो नीचे समूह दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे कौन से देश है जिनके अंदर दो पक्षीय प्रणाली जो है लागू है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक तो एक पक्षीय प्रणाली होती है, ठीक है, एक पक्षीय प्रणाली। उसके बाद होती है दो पक्षीय प्रणाली या फिर द्विपक्षीय प्रणाली, आप बोल लीजिएगा, एक ही बात है, ठीक है, द्विपक्षीय प्रणाली। और जो है तीसरी होती है बहुलक उसको बोला जाता है, बहुदलीय प्रणाली आप बोल सकते हैं, बहुदलीय प्रणाली, ठीक है। ये 3 प्रणाली होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले भारत के अंदर कौन सी ये जो प्रणाली है वो लागू है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत के अंदर जो है बहुदलीय प्रणाली लागू है, यानी कि बहुत सारे जो दल मिलकर हैं वो सरकार बनाते हैं, इसीलिए बहुदलीय प्रणाली जो है वो भारत के अंदर लागू है। अब हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के अंदर जो है दो पक्षीय प्रणाली लागू है। अब हम बात करें एक पक्षीय प्रणाली तो किसके अंदर लागू है? तो ये चीन का एक उदाहरण हो जाएगा। चीन देश के अंदर जो है एक पक्षीय प्रणाली लागू है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसको कौन संचालित करता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। और ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? सबसे पहले जो है आप याद रखेंगे, इसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। नरेंद्र मोदी ने जो है इसको शुरू किया था। और शुरू कब किया था? आपको ईयर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इसको सितंबर जो है 2018 में इसको जो है लागू किया गया था। सितंबर 2018 में जो है इसको लागू किया गया था। आप स्टेट भी याद रख सकते हैं कहाँ से शुरू किया गया था? झारखंड के रांची से शुरू किया गया था, ठीक है, झारखंड के रांची से इस स्कीम को जो है शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, 2019 लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताएं। तो अभी आपको 2019 के लोकसभा चुनावों के बारे में याद नहीं रखना है। आप 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनके बारे में जरूर आप जो है अपडेट लेके जाए कि कितने चरणों में जो है लोकसभा चुनाव हुए थे। वैसे मैं बता देता हूँ 7 चरणों में जो है ये चुनाव हुए थे। वैसे मैं एक स्टैटिक जीके का जो है सेक्शन शुरू करना चाहता हूँ जो है जीके जीएस के लिए। उसके अंदर हम ये सारे देख लेंगे। करंट और स्टैटिक जीके जो है उसके अंदर हम शुरू करने वाले हैं करंट प्लस स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जो है अपडेशन, जो स्टैटिक चीज़ों के अंदर अपडेशन आता है, अपडेट आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम नेशनल पार्क
पार्क डिस्कस करेंगे, 2025 जनवरी तक के जो नेशनल पार्क भारत के अंदर कितने हैं, ठीक है। इस तरीके के हम डाटा डिस्कस करेंगे, जैसे कि 2024 लोकसभा इलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं हम वो करंट से रिलेटेड करेंगे, और जो है स्टैटिक जीके तो हम करेंगे ही करेंगे, जैसे कि पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, भारत की नदियां हो गई, ठीक है। इस टाइप के जो जीके है। बाकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड राजवंश होते हैं, जैसे कि मामलुक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, और आप 1857 की क्रांति के बारे में जान सकते हैं, और मुगल राजवंश के बारे में। इस तरह का जो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। एवरी संडे को जो है एक वीडियो आएगा कंप्लीट, एक वीडियो के अंदर हम कंप्लीट उसके अंदर बात कर लेंगे। अगर आप सहमत हैं मेरी इस चीज़ से तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर हम जो है नज़र डाल देते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, एक सेकेंड। 2000 लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का जो नाम था वो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये चंद्रानी मुर्मू थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के जो है जीत दर्ज करने वाले व्यक्ति थे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रही बात भारतीय चुनाव आयोग की, तो भारतीय चुनाव आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ये आता है। भारतीय चुनाव आयोग किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ये आता है। और आप मुझे ये बताएंगे कि प्रत्येक वर्ष जो है किस दिन को हम जो है ये चुनाव आयोग का जो डे है वो मनाते हैं। जनवरी के अंदर जो है वो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो कौन सा विटामिन जो है हमारी आंखों और त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है? विटामिन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए जो है हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। कुछ और विटामिन हैं जिनको बारे में मैं बता देता हूं, जैसे कि विटामिन ए हो गया। विटामिन ए तो इसी का राइट आंसर है, फिर भी मैं बता देता हूं विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ये हमारी जो है विटामिन ए की जो है हमारी आंखों और स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक होता है। लेकिन विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे कि रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। रतौंधी रोग हो सकता है, मोतियाबिंद रोग हो सकता है, ठीक है। मोतियाबिंद रोग हो सकता है। उसके बाद जो है जीरोपैथेलीमिया बोला जाता है इसको, जीरोपैथेलीमिया ये रोग हो सकते हैं विटामिन ए की कमी से। उसके बाद हम बात करें, मैं बोल देता हूं, आप सिर्फ याद रखना, विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? तो ये बेरी रोग हो सकता है। बेरी जो है रोग हो सकता है। उसके बाद मैं बात करूं विटामिन बी2 की बात करूं, तो विटामिन बी2 से जो है आंखों का लाल होना जैसी जो है समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन बी3 की बात करूं तो त्वचा पर दाग हो सकते हैं। विटामिन सी की बात करूं तो कौन सा रोग हो सकता है विटामिन सी की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से जो है सकरवी रोग हो सकता है। विटामिन सी की कमी से जो है सकरवी रोग हो सकता है, सकरवी, ठीक है, सकरवी रोग हो सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से जो है ओस्टोपोरियस और हीमोफोलिया जैसे कि रोगों की समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारे ये विटामिन होते हैं जिसके बारे में हम डिटेल से कभी जानेंगे, अभी आपको इतना ही जानकारी इसके अंदर रखनी है। विटामिन डी के बारे में भी बता देता हूँ, विटामिन डी से जो है कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो इसके अंदर जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है विटामिन डी की कमी से। हड्डी के घनत्व में कमी आती है, फ्रैक्चर हड्डियों का टूटना हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरस ये होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो सबसे पहले जो है हमारे 4 वेद हैं, आपको ये याद रखने हैं। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हो जाएगा, पहला हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद,
ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा सामवेद, और चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा, और चौथा हमारा हो जाएगा अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन हमारा वेद है, सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है, और सबसे नवीन वेद कौन सा है हमारा, अथर्ववेद। ठीक है, ये सबसे हमारा नवीन वेद है। उसके बाद इसके ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है, या जो ऋग्वेद के पुरोहित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है होता। ठीक है, होता इनको कहा जाता है। उसके बाद अब यजुर्वेद के जो कर्म कांडों को संपन्न करवाता है, या फिर यजुर्वेद के जो पुरोहित वगैरह होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इसके बारे में भी जो है आप याद रखेंगे। यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता है अर्धवयु। ठीक है, क्या कहा जाता है, अर्धवयु। उसके बाद आप सामदेव के पुरोहित को भी याद रखेंगे। सामदेव में पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता। उद्गाता इसको बोला जाता है। और अथर्ववेद के जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ब्रह्मा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो जादू टोना वगैरह होता है, जादू टोना, ये भी हमारे जो है अथर्ववेद के अंदर ही मिलता है। तो इतनी जानकारी जो है आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये जो सामवेद है हमारा, ये संगीत से रिलेटेड है। जितने भी हमारे संगीत के हैं, सारे गामा पा हैं, वो संगीत से रिलेटेड ही इसके अंदर सब कुछ सामवेद के अंदर ये आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो ये 2020 के नौसेना अध्यक्ष पूछे गए हैं। हमें 2025 का याद रखना है। 2025 में जो हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे, नौसेना अध्यक्ष। तो ये जो हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं ये कौन हो जाएंगे, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान में, क्योंकि करंट से मैंने इतना डाटा नहीं फाइंड आउट किया है, क्योंकि ये करंट का जो डाटा है बहुत रेयर होता है। तो बाकी जो चीज़ें मिलती जाएंगी वो मैं आपको शेयर करता जाऊँगा। 2025 का नौसेना अध्यक्ष जो है वो आप देख लेना। और नौसेना का नहीं, थल सेना का और वायुसेना का भी आप अध्यक्ष जो है अपडेट करेंगे 2025 में जो है कौन कौन जो है इसके अध्यक्ष है। मैं इसकी स्टैटिक जानकारी जो है आपको बता देता हूँ। राष्ट्रपति जो होते हैं सशस्त्र सेना के कमांडर होते हैं। तो सशस्त्र जो सीमा होती है हमारी, जो सशस्त्र सेना होती है, सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांडर, तो ये सर्वोच्च कमांडर जो है कौन होते हैं, तो ये हमारे होते हैं भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो है हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। और देश के द्वितीय नागरिक कौन होते हैं, तो वो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में आते हैं। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखेंगे। 62 से 52 के बीच में जो है हमारे राष्ट्रपति आते हैं। और जो उपराष्ट्र की बात करूं तो उपराष्ट्रपति हमारे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, 63 से 73 के बीच में हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं। उसके बाद 74-75 में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 79 में यानी कि 79 में संसद आ जाएगी। अनुच्छेद 80 में हमारी राज्यसभा आ जाएगी। और अनुच्छेद 81 के अंदर जो है हमारी लोकसभा आ जाएगी। ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का वैसे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बट इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। जो स्टैटिक जीके मैंने आपको यहाँ पे बताई है इसको जरूर आप याद रखना। ठीक है, और 2025 में इसके जो वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं, नौसेना के अध्यक्ष हैं, वो जरूर आप देख लीजिएगा। 3 सेना होती है हमारी, जो होती हैं थल सेना होती है, वायुसेना होती है और नौसेना होती है। इनको आप जरूर अपडेट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया वह तकनीक जो हृदय की छवियों का उत्पादन करने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो एक तकनीक है जिसका उपयोग हृदय की छवियों को, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है उसकी इमेज का उत्पादन यानी इमेज को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों का जो है प्रतिबिंब का उपयोग करती है, उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इकोकार्डियोग्राफी जो है उस उपकरण को जो है बोला जाता है।
इकोकार्डियोग्राफ का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इकोकार्डियोग्राफ का यूज़ जो है जो दिल होता है हमारा, हार्ट होता है, उसकी इमेज का उत्पादन करने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग जो है ये इकोकार्डियोग्राफी करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? तो जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा पी रोम। राइट ऑप्शन हो जाएगा पी रोम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पी रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, MEMORY। ठीक है, ये आप दोनों फुल फॉर्म जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद जो रोम है वो कितने टाइप की होती है, यहां पे बता देता हूं। रोम जो है 2 टाइप की होती है, रोम आर 2 टाइप। रोम जो है 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी जो है हमारी रोम होती है? एक तो ईपी रोम होती है, ईपी रोम, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी डबल ईपी रोम। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डबल ईपी रोम। ठीक है, एक की मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी की आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। रही बात रैम की, तो रैम भी हमारी जो है 2 टाइप्स की होती है। रैम भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है रैम हमारी? तो ये जो रैम है, रैम हमारी जो है 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक तो प्राइमरी रैम होती है और एक सेकेंडरी रैम होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी, SECONDRY, सेकेंडरी। तो ये दोनों, ये आप जो है स्टैटिक जी के आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्टैटिक रोम, प्राइमरी रोम और सेकेंडरी रोम के बारे में तो जानते होंगे ना। प्राइमरी रोम जो है हमारी, प्राइमरी रैम जो है हमारी कौन सी होती है? रैम और रोम होती है। ठीक है, रैम और रोम, ये कौन सी हमारी होती है? प्राइमरी रैम होती है। उसके बाद जो सेकेंडरी रैम होती है वो कौन सी होती है? CD और DVD जैसे जो उपकरण होते हैं, ये हमारी सेकेंडरी रैम होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, उत्पादन के लिए कच्चे माल और मनी सेट को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। तो उत्पादन के लिए जो कच्चा माल और मनी मैट को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कार्यशील पूंजी जो है इसको कहा जाता है। उत्पादन के लिए कच्चे माल और मनी मैट को जो है कार्यशील पूंजी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि खिलजी वंश से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है कर नहीं लगाया गया था? सबसे पहले आप याद रखेंगे, सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण कार्यशाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली और जो नगद वेतन, ये जो प्रथाएं थी, ये दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो सुल्तान थे, किसने जो है शुरू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की थी? स्थापना की थी 1290 में। ठीक है, 1290 में जो है इसकी स्थापना की थी। और किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है इसकी स्थापना की थी। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी होते थे, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होते थे, ये इनके चाचा और जो है दामाद दोनों होते थे अलाउद्दीन खिलजी के। 1296 में जो है
1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या करके जो है खुद गद्दी पे बैठ गए थे और उसके बाद जो है इन्होंने शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये खिलजी वंश की, काफ़ी सारी जो है विजय भी इनके द्वारा की गई थी। इनका जो शासन था कब से कब तक था अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 के बीच में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी इनके भतीजे और दामाद थे। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशप जो है इनका वास्तविक नाम था, अली गुरशप। ठीक है, अली गुरशप जो है इनका वास्तविक नाम था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी जो है इसके वंश भी आप याद रखना। सबसे पहले आया था गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले आया था गुलाम वंश। ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सा वंश आया था? तो दूसरे नंबर पर जो आया था क्या बोलते हैं अपने गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश। तीसरे नंबर पर कौन सा आया था? तो तीसरे नंबर पर आया था तुगलक वंश। फोर्थ नंबर पर आपको देखने को मिलेगा सैयद वंश। और फिफ्थ नंबर पर आपको देखने को मिलेगा लोधी वंश। लोधी वंश। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था, क्योंकि इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा। और मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? मुगल साम्राज्य, इसकी नींव डाली थी बाबर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना। पानीपत का जो युद्ध था वो 1526 में हुआ था और वो जीतकर बाबर जो है सत्ता संभाल ली थी बाबर ने भारत के अंदर। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इसके अंदर याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में पूछेगा IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो IAEA का जो है मुख्य कार्य यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को जो है बढ़ावा देता है। IAEA का जो मुख्य कार्य होता है वो यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जो होती है उसको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे उपयोग किया जाता है, यही मुख्य कार्य होता है IAEA का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। IAEA की फुल फॉर्म जरूर याद रखना आप। क्या हो जाएगा? AEA। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद आप याद रखेंगे एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था इसको? तो जुलाई 1957 में जो है इसको एस्टैब्लिश्ड किया गया था। जुलाई 1957 में जो है इसको एस्टैब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था? 1957 में किया गया था। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा? मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया वियना के अंदर। वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाती है? तो सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच जो है बांट दिया जाता है, उस प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है? राजतंत्र उसको बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, या फिर अल्पतंत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो संघवाद जो है इसको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो माफ कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंककि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जो है यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया गया था। बात करें लाला लाजपत राय की, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1865 में जो है इनका जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1928 में। 1928 में जो है इनका निधन हो गया था और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, लाला लाजपत को राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि भारत के एक इंपॉर्टेंट और महान इंसान थे, जो बहुत बहुत छोटी सी उम्र में जो है भारत के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया गया था और हंसते हंसते ये फांसी पर चढ़ गए थे। आज की उम्र में अगर हमें बोला जाए तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा काम। ये एक उस समय के अद्भुत पर्सनैलिटी होते थे, लोगों में एक अद्भुत जज्बा होता था देश के लिए, तो ऐसा ही जज्बा हमारे अंदर आज भी होना चाहिए। तो भगत सिंह की मैं बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है, मैं मृत्यु बताऊंगा आपको। जन्म आप बताएंगे, मृत्यु मैं बता देता हूं। मृत्यु हुई थी 1931 में, ठीक है, 23 मार्च 1931 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी जो है सबसे पहले जो है किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ये भी आप याद रखना है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, तो ये किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये किसके द्वारा दिया गया था, हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, हजरत मोहानी के द्वारा। लेकिन इसको लोकप्रिय भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था और 1921 में जो है हजरत मोहानी ने इस नारा को दिया था इनकलाब जिंदाबाद का, लेकिन फेमस जो है भगत सिंह ने इसको किया था। इतनी जानकारी जो है आपको इनके बारे में जरूर याद रखना है। भगत सिंह का जन्म आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। मतलब चुनाव से पहले एक कौन सी प्रक्रिया लागू कर दी जाती है जिससे जो है सिस्टमैटिक ढंग से जो है चीज़ों को किया जा सके या फिर उनका पालन किया जा सकते, तो उनका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आचार संहिता हो जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चुनाव से पहले आप सभी जानते हैं आचार संहिता लग जाती है और वो दिशा निर्देश के लिए ही जो है आचार संहिता को लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्थल जो है ये तीर्थ स्थलों में नहीं है, तो बोध गया तो बिल्कुल है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है। कुशीनगर में ही जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। जन्म की बात करूं तो जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने घर कब छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, ये जानकारी भी आप रखेंगे। और उसके बाद जो है इनका जन्म और मृत्यु मैंने बता दी है। महात्मा बुद्ध के बारे में, इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन। माता का नाम क्या था, माया। इनकी माता का जो देहांत था वो बचपन में ही हो गया था, जब ये छोटे थे, तो इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। मौसी का नाम क्या था, मौसी का नाम था गौतमी प्रजापति। ठीक है, ये मौसी का नाम आप जरूर याद रखिएगा, गौतमी प्रजापति ही था मेरे हिसाब से। बाकी आप बताइएगा एक बार कंफर्म करके, गौतमी प्रजापति ही थे ना, मैं थोड़ा सा डाउटफुल क्रिएट कर रहा हूँ, महाप्रजापति गौतमी ही शायद नाम था, ये आप मुझे बताइएगा। उसके बाद जो है इन्होंने इसका पालन पोषण किया था, इनका जो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। उसके बाद 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने घर त्याग दिया गया था और बोध गया बिहार में जो है बोधि वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी, बोध गया में। ठीक है, इतनी जानकारी जो है आप इनके बारे में, महात्मा बुद्ध जी के बारे में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, लाल बाल और पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी किन किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। तो ये लाल बाल पाल का मतलब आप सबसे पहले याद रखेंगे, लाल बाल पाल। तो लाल का मतलब था लाला लाजपत राय, बाल का मतलब था बाल गंगाधर तिलक, तिलक। और पाल का मतलब था विपिन चंद्र पॉल।
ठीक है, ये लाल बाल पाल का मतलब था। और ये तीनों ही किससे संबंध रखते थे? ये तीनों ही गरम दल से संबंध रखते थे। आप सभी जानते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल और नरम दल थे। गरम दल की कभी भी जो है नहीं बनती थी, लेकिन 1916 में जो है ये आके मिल गए थे। लेकिन ये इनका विभाजन सबसे पहले कब हुआ था? 1907 में जो है ये अलग हो गए थे नरम दल से। और दोबारा जो इनका एडिशन हुआ था वो कब हुआ था? 1916 में जो है इनका एडिशन हो गया था दोबारा से नरम दल के अंदर। तो ये किस जो है राज्यों से बिलोंग करते थे? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से जो है ये संबंध रखते थे। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब से बिलोंग करते थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और जो है विपिन चंद्र पाल बंगाल से बिलोंग करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो साधारण पदार्थों से जो स्वयं भोजन बना लेते हैं ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीवों को स्वपोषी जो है बोला जाता है। खुद से जो भोजन बना लेते हैं उनको स्वपोषी जीव बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर नहीं हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीडीए जो है वो एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। एका, परम और जो क्रे 3 है ये तीनों ही सुपर कंप्यूटर हैं। और हमारा जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था ये हो जाएगा परम 8000, PARAM, परम 8000 हो जाएगा। और इसको ही पहले बनाया गया था, किसने बनाया था? विजय भाटकर ने बनाया था इसको। विजय भाटकर जी के द्वारा ये बनवाया गया था। और पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसको कब विकसित किया गया था? 1991 में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। विजय भाटकर जी ने बनाया था। कब बनाया था? 1991 में जो है इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित जो रोग है वो हो जाएगा डिप्थीरिया। तो जीवाणु जनित जो है रोग हो जाएगा डिप्थीरिया। आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जीवाणु जनित रोगों के बारे में देख लेते हैं और विषाणु जनित जो है रोगों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जीवाणु की बारे में बात करेंगे और फिर यहाँ पे जो है विषाणु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जीवाणु से जो है कौन कौन से रोग होते हैं? तो ये होता है टिटनेस, टिटनेस के बाद होता है टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, क्षय रोग होता है। और कौन कौन से रोग होते हैं? निमोनिया हो गया, निमोनिया, डिप्थीरिया हो गया, ये अभी हमने देखा ही है जीवाणु से रोग डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हो गया। और भी काफ़ी सारे हैं, अभी आप इतना याद रखिएगा। एक आधा मैं और बता देता हूं, जैसे कि प्लेग हो गया, लेप्रोसी हो गया, प्लेग हो गया और लेप्रोसी हो गया। तो इतने रोग जो है आप याद रखेंगे। ये सारे रोग किससे होते हैं? तो ये जीवाणु जनित जो है रोग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे कि चेचक हो गया, चेचक के बाद खसरा हो गया, खसरा के बाद इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो हो गया, पोलियो हो गया। और क्या याद रख सकते हैं पोलियो के अलावा? जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और क्या हो गया? रेबीज हो गया। और भी हो गया जैसे कि एड्स हो गया, सार्स हो गया।
तो ये सारे जो रोग मैंने बताए हैं ये किससे होते हैं, ये विषाणुओं से रोग होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीवाणुओं से होने वाले रोग भी आप याद रखेंगे और विषाणुओं से होने वाले भी रोगों को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है। तो संस्कृत भाषा, जो हमारी संस्कृत भाषा है, ये किस भाषा परिवार से संबंध रखती है, ये भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से जो है संबंध रखती है हमारी संस्कृत भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है मेघदूत इनमें से किसकी कृति है, या फिर मेघदूत को जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो कालिदास जी के द्वारा जो है मेघदूत को लिखा गया है। कालिदास की कुछ और मैं जो है प्रमुख बता देता हूं आपको। कालिदास प्रमुख कृति, तो ये कौन कौन सी हो जाएगी, मैं बोल देता हूं, चलो लिख ही देता हूं, कोई बात नहीं। अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगी, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगी। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, विक्रोमोवर्ष्यम, विक्रोमोवर्ष्यम, ये भी इनकी फेमस कृति है। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, कुमार संभवम, कुमार संभवम, संभवम, ये भी इनकी प्रसिद्ध कृति है। उसके बाद आप मेघदूतम हमने यहाँ पे देख लिया, फिर भी मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, मेघदूतम। उसके बाद 5वें नंबर पर आप क्या याद रख सकते हैं, ऋतुसंहारम, ऋतुसंहारम। ठीक है, ये हो गया, इतनी जो है आप याद रख सकते हैं। और 5वीं और मेन इंपॉर्टेंट जो हमेशा पूछी जाती है, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये प्रमुख जो कृतियां हैं कालिदास की, ये मैंने आपको सारी यहाँ पे बता दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है। तो कौन सी जो है एक रोजगार सृजन योजना नहीं है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये जो हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इससे हमारी कोई रोजगार सृजन योजना ये नहीं है। ये एक स्वास्थ्य से माफ़ कीजिएगा, ये एक जनधन योजना है और इससे हमें कोई रोजगार नहीं मिलता। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ये तीनों ही जो है रोजगार सृजन वाली योजनाएं हैं। इनके स्थापना वर्ष आप जरूर याद रखेंगे सभी स्कीम्स के, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है, इसको कब लागू किया गया था। तो इसको अप्रैल 1999 में लॉन्च किया गया था, अप्रैल 1999 में। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, इसको कब लागू किया गया था, अगस्त 2014 में जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात करें तो इसको कब लागू किया गया था, दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1997 में जो है इसको लागू किया गया था। उसके बाद हम बात करें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो इसको अक्टूबर 1993 में लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 1993 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। अब एक स्कीम मैं पूछता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, इस स्कीम को जो है कब लागू किया गया था, कि कौन से वर्ष लागू किया गया ये बताना। मैं लोकेशन बता देता हूं, हरियाणा में इसको जो है लॉन्च किया गया था, हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंत क्षय डेंटल कैरीज का अर्थ क्या है। तो दंत क्षय का जो है क्या अर्थ हो जाएगा, दांतों का सफेद होना, दांतों का सूजन, दांतों का सड़ना, या फिर दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, दांतों का सड़ना ही दंत क्षय का जो है
अर्थ होता है, मतलब जब दांत सड़ जाते हैं तो ये मतलब दांत कमजोर होने लगते हैं या फिर दांत जो है हमारे टूटने लगते हैं, ये अर्थ होता है दंत क्षय का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। तो उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का जो है आभास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रतिध्वनि परावर्तन होती है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास हमें होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है। ये जो है हमारे अंटार्कटिका का हमारा जो है ये प्रोजेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा 25 का। और इस क्वेश्चन के बारे में जो है पिछली वीडियोज में डिटेल से बता चुका हूं। अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तभी मैं बोलता हूं कि पिछली वीडियो आप डिटेल से देखिएगा, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर बताई गई है। मैत्री के बारे में बताया गया है कब उसका लॉन्च किया गया था मैत्री को। दक्षिण गंगोत्री के बारे में बताया गया किस वर्ष जो है उसको स्थापित किया गया था अंटार्कटिका के अंदर। कौन से जो है हमारे स्थायी जो है अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका के अंदर। 2 संस्थान है हमारे अंटार्कटिका के अंदर, 2 संस्थान यानी कि 2 जो है हमारे अनुसंधान केंद्र हैं स्थायी हैं ये हमारे, उनके बारे में भी जो है मैंने पिछली वीडियोज में बताया है। ठीक है, वो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिनका जनवरी 2021 में जो है देवासन हो गया था। ये 2018 का जो है करंट अफेयर आपसे पूछा गया है, बट हमने स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग जो है इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है क्वेश्चन नंबर 26 को। यहाँ पे ये बताने का मतलब है जो सबसे हमारा पहला भारत रत्न अवार्ड है, भारत रत्न और जो हमारा पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण, इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। तो 1954 में हुई थी पुरस्कारों की शुरुआत। कब हुई थी 1954 में जो है इन दोनों पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुलाम मुस्तफ़ा खान को जो है 2018 में संगीतकार को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका जो निधन है वो 2021 के अंदर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूँ तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार जो है प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में जानेंगे, कब इसको जो है अधिनियमित किया गया था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम था इसको कब अधिनियमित किया गया था। 2005 में जो है इसको अधिनियमित किया गया था और जो है इसको सितंबर 2005 में जो है अधिसूचित किया गया था। तो सितंबर 2005 आप याद रखेंगे, सितंबर 2005 में जो है इसको अधिसूचित किया गया था। और कितने दिन का काम ये प्रोवाइड करवाता है तो 100 दिन का मतलब जो है ये काम प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर जब इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 15 से 20 दिन, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 15 से 20 दिन भी अगर जो है उनको काम नहीं मिलता है रजिस्टर्ड बंदे को, तो फिर उसको जो है बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो आयोडीन होगा, आयोडीन ढूंढो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो घेंगा जो विकार है या फिर घेंगा जो रोग है किसकी कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो एक कंपनी नियमित सेवाएं ज्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी सोलों, ये सोलो नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ और होएगा, सोलों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोत आएगा, यहाँ पे स्रोत आएगा, स्रोतों। ठीक है, स्रोतों से प्रदान करती है, देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती है। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस व्यावसायिक प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग जो है इस प्रक्रिया को कहा जाता है। एक कंपनी नियमित सेवाएं ज्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती हैं और बाहरी स्रोतों से प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग जो है प्रक्रिया उसको बोला जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले आप याद रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण
अधिनियम। ये कब लागू किया गया था? 1972 में जो है ये लागू किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद आप याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1986 में। उसके बाद आप एक और याद रखिए वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये आया था हमारा 1980 में, संरक्षण अधिनियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, तो 6 जो है सूचियां इसके अंदर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में विद्युत स्थैतिक अवक्षेत्रिप का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए जो है किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण के लिए जो है विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए विद्युत स्थैतिक अवक्षेत्रिप का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप याद रखना इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण क्रांति के नाम से जो है किस अवधि को जो है स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1991 से 2003 के बीच का जो समय था, इस टाइम पीरियड को जो है गोल्डन क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब कुछ गोल्डन क्रांति है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति हो जाएगी तिलहन से। ठीक है, पीली क्रांति हो जाएगी तिलहन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति हो जाएगी हमारी अनाज से। उसके बाद आप याद रखेंगे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये गुलाबी क्रांति है जो हमारी हो जाएगी झींगा उत्पादन और प्याज से। ठीक है, प्याज से हो जाएगी। लाल क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? लाल क्रांति हो जाएगी हमारी मांस से और टमाटर से। उसके बाद आप याद रखेंगे श्वेत क्रांति आप सभी जानते हैं दुग्ध से। श्वेत क्रांति हो जाएगी दूध से। उसके बाद आप याद रखेंगे भूरी क्रांति। भूरी क्रांति हो जाएगी हमारी चमड़ा उत्पादन से। इसके बाद और क्या याद रख सकते हैं? नीली क्रांति याद रखेंगे, ये हो जाएगी मत्स्य से। ठीक है, मत्स्य से हो जाएगी। रजत क्रांति हमारी, रजत क्रांति पूछा गया ना? हाँ, रजत क्रांति नहीं पूछा गया, स्वर्ण क्रांति पूछा गया। रजत क्रांति हमारी हो जाएगी अंडा से, अंडे उत्पादन से हो जाएगी। ठीक है, रजत क्रांति हो जाएगी हमारे अंडे उत्पादन से। उसके बाद जो है ग्रे क्रांति पूछा गया है। ग्रे क्रांति जो हो जाएगी, ग्रे क्रांति हो जाएगी उर्वरक से, उर्वरक से। ठीक है, उर्वरक से हो जाएगा। उसके बाद काली क्रांति हो जाएगी पेट्रोलियम से। काली क्रांति हो जाएगी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से। उसके बाद एक और आप याद रखेंगे गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे हो जाएगी? आलू से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी जो क्रांतिज हैं मैंने बता दी हैं, आप इनको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है डीवीआई किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? तो डीवीआई एक जो है प्रोजेक्टर टाइप में आप मान सकते हैं। ये किस प्रकार का जो है सिग्नल पास करता है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल जो है ये पास करता है डीवीआई। ठीक है, फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है मृत पोषी पोषण क्या है? तो मृत पोषी पोषण जो है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिक्कत है क्या? ये छोड़ देना भाई, ये ऑप्शन में ही मेरे को दिक्कत लग रही है एक बार। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन, छोड़ दो इसको एक बार 34 को। उसके बाद 35 की बात करें तो मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये रक्षा मंत्री भाई 2019 का नहीं, आपको वर्तमान में 2025 का याद रखना है। रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। ठीक है, राजनाथ सिंह हो जाएंगे। अब अगर कुछ अपडेट हुआ तो भाई चेंज कर देना, मुझे तो ये 2024 वाला याद है, अगर अभी चेंज हो गया हो तो बता देना, बाकी कंफर्म कर लेना एक बार। ठीक है, मैं भी कंफर्म कर लूँगा और पिन कर दूंगा कमेंट में अगर रॉन्ग हुआ तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है
राजनाथ जो है हमारी अरे राजनाथ सिंह, तो ये मैंने उसी का बता दिया। तो अभी भी वर्तमान में ये आप चेक कर लेना भाई प्लीज़, ये छोड़ दो इसको एक बार, वर्तमान में आप चेक कर लेना। ये राजनाथ सिंह तो 2019 में थे, अभी भी हैं क्या, ये देख लेना। ठीक है, ये 2019 का मैंने बता दिया है। वर्तमान के भारत के रक्षा मंत्री की बात हुई है ना, तो अभी फिलहाल में देख लेना राजनाथ सिंह ही है क्या या फिर कौन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के मदुरई में ये अवस्थित है, मदुरई में। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई में अवस्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण जो है इसका करवाया था पांड्या राजा ने, पांड्या राजा ने। उसका नाम क्या था, कुलशेखर पांड्या, कुलशेखर पांड्या। ठीक है, तो ये कुलशेखर पांड्या ने जो है इनका निर्माण करवाया था। और ये जो है भगवान शिव की पत्नी थी मीनाक्षी, इन्हीं को समर्पित ये मंदिर है। भगवान शिव की पत्नी थी, भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है ये मंदिर, मीनाक्षी को समर्पित मंदिर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर जो है मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए गए धन को किस रूप में जाना जाता है। तो विदेशी जो कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो जो निवेश करती हैं धन को, किस रूप में उस जो है निवेश को जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इस नाम से उसको जाना जाता है। मतलब कि जो बाहर की कंट्रियां हैं, जैसे कि अमेरिका की कोई कंपनी हमारे इंडिया में धन निवेश करेगी तो उसको किस रूप में जाना जाता है, तो प्रत्येक विदेशी निवेश के रूप में जो है उसको जाना जाता है। तो ये जो है 40 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जिस भी ग्रुप्स में आप जुड़े हों वहाँ पे प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके। इसकी जो PDF है वो बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।